मई की धूप असाधारण रूप से तेज थी। ब्रिगेडियर मीरा चौहान ने लंबे समय बाद मिले सप्ताहांत के आराम का आनंद लेते हुए हल्की सी मुस्कान दी। सख्त युद्ध वर्दी के बजाय मुलायम सूती टी शर्ट और जीन्स पहने हुए वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थीं, लेकिन उनका दिल हल्का था। स्टीयरिंग व्हील पर उनके हाथ अभ्यस्त थे, लेकिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए उनका मन सामान्य से अलग था। उनका बेटा सिपाही अर्जुन सिंह उनकी 20 साल की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अपनी यूनिट में तैनाती के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। पता नहीं मैंने अर्जुन के पसंदीदा स्नैक्स और फल पर्याप्त मात्रा में रखे हैं या नहीं, उन्होंने यात्री सीट पर रखे बैग पर एक नजर डालते हुए खुद से कहा। लौह महिला, सख्त जनरल, ये कुछ उपनाम थे जो सेना के भीतर उन्हें दिए गए थे। वह खुद सबसे अच्छी तरह से जानती थीं कि एक महिला सैन्य अधिकारी के लिए, विशेष रूप से लड़ाकू शाखा से, स्टार रैंक तक पहुंचना कल्पना से भी ज्यादा कांटों भरा रास्ता था। पुरुष प्रधान सैन्य संगठन में जीवित रहने के लिए नहीं, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए उन्हें खुद को स्टील में ढालना पड़ा था। कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी एक विलासिता लगती थी, लेकिन अपने बेटे के सामने वह हमेशा एक साधारण मां थी जिसे अपने सारे कवच उतारने पड़ते थे। अर्जुन के पिता, जो खुद एक सैन्य अधिकारी थे, की एक ऑपरेशन के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जब अर्जुन छोटा था। उस दिल दहला देने वाले दुहक के बीच मीरा अपने छोटे बेटे को देखकर फिर से खड़ी हुई। अपने बेटे के लिए एक सम्मानित मां बनने के लिए और अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद को और भी ज्यादा सैन्य जीवन में समर्पित कर दिया। उनके दिल के एक कोने में हमेशा यह अपराध बोध रहता था कि शायद इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने बेटे की उपेक्षा की थी। इसीलिए अर्जुन की सेना में भर्ती उनके लिए एक और अर्थ लेकर आई। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था, जो बहादुरी से सैन्य जीवन जी रहा था, लेकिन वह इस बात से चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी कि क्या वह कठोर सैन्य जीवन का सामना कर पाएगा। जैसे ही वह यूनिट के मुख्य द्वार के पास पहुंची, परिचित सैन्य प्रतिष्ठान नजर आने लगे। मीरा ने एक गहरी सांस ली। अपने बेटे से मिलने की उत्तेजना के साथ एक सैनिक के रूप में उनका तनाव सहज रूप से लौट आया। जब उन्होंने गार्ड पोस्ट के सामने कार रोकी तो हेलमेट पहने एक युवा सैनिक ने पास आकर सलामी दी। जय हिंद। क्या आप मुलाकात के लिए आई हैं? कृपया अपना पहचान पत्र दिखाएं। उसका चेहरा युवा था, लेकिन उसकी आंखों में वर्दीधारी व्यक्ति का तनाव था। मीरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया। सैनिक ने लाइसेंस और मुलाकातियों की सूची की बारी बारी से जांच की, फिर अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी नजर मीरा के पहनावे पर गई। जीन्स, टी शर्ट, स्नीकर्स, बिना मेकअप वाला चेहरा। सर, मुलाकातियों की सूची में नाम श्रीमती मीरा चौहान है। क्या आप उनके बेटे की मां हैं? हाँ, मैं ही हूं, सिपाही अर्जुन सिंह की मां। तभी गार्ड पोस्ट के अंदर से स्थिति देख रहा एक हवलदार रैंक का अधिकारी पास आया। उसने सैनिक के कान में कुछ फुसफुसाया, फिर कुछ हद तक दबंग अंदाज में मीरा से पूछा, मैं समझता हूं कि आप मुलाकात के लिए आई हैं, लेकिन आपका पहनावा थोड़ा यहां के हिसाब से ठीक नहीं है। यह एक सैन्य अड्डा है। मीरा ने एक पल के लिए अपने पहनावे को फिर से देखा। यह साफ सुथरे और आरामदायक नागरिक कपड़े थे। वह समझ नहीं पाई कि समस्या क्या थी। मेरे पहनावे में कोई समस्या है क्या? हवलदार ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए रूखेपन से जवाब दिया। आंटी, नागरिकों को युद्ध वर्दी पहनकर घूमने की इजाजत नहीं है। यह नियमों का उल्लंघन है। आपको ऐसे कपड़ों से बचना चाहिए जो यूनिट के भीतर अशांति पैदा कर सकते हैं। मीरा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। आंटी, युद्ध वर्दी? हैरानी से परे उन्हें गहरी नाराजगी महसूस हुई। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस सेना में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, वहीं अपने बेटे से मिलने आते समय उन्हें ऐसे अपमानजनक शब्द सुनने पड़ेंगे। लेकिन अपनी भावनाओं को विस्फोट करने के बजाय उन्होंने ठंडी, शांत आवाज में वापस पूछा, मेरे कपड़े आपको किस कोण से युद्ध वर्दी लगते हैं? और क्या आप बता सकते हैं कि नियमों में कहां नागरिक कपड़ों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश हैं? हवलदार शर्मा। उन्होंने हवलदार के नेम टैग को सटीकता से पढ़ा। हवलदार शर्मा उनके तीखे जवाब और उनके नेम टैग को सटीक रूप से पढ़ने से एक पल के लिए घबरा गया।
लेकिन उसने जल्द ही अपना संयम वापस पाने की कोशिश की। वैसे भी यह एक सैन्य अड्डा है, इसलिए आपको शालीन कपड़े पहनने चाहिए। मेरे कपड़े शालीन नहीं हैं, यह तय करने का आपका क्या मानदंड है? और मैं एक पंजीकृत मुलाकाती हूं जो अपने बेटे सिपाही अर्जुन सिंह से मिलने आई हूं। पहचान की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए कृपया प्रक्रिया के अनुसार मुझे अंदर जाने का रास्ता बताएं। मीरा की आवाज में एक जनरल का अधिकार झलकने लगा था। तभी गार्ड पोस्ट के अन्य सैनिकों और हवलदार शर्मा को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि इस साधारण दिखने वाली अधेड़ महिला का आभा मंडल असामान्य था। मीरा और बहस नहीं करना चाहती थीं, इसीलिए वह कार से बाहर निकली और डिक्की खोली। अंदर एक साफ सुथरी जैकेट और औपचारिक जूते रखे थे, जो किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए रखे गए थे। उन्होंने बिना कुछ कहे जैकेट पहनी और जूते बदल लिए। उन्होंने अपनी जीन्स नहीं बदली थी, लेकिन सिर्फ एक जैकेट पहनने से ही उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अब ठीक है, या फिर मुझे मेरे स्टार्स पहनकर आना होगा, तब आप संतुष्ट होंगे। उनके अंतिम शब्द धीमे थे, लेकिन वे पूरे गार्ड पोस्ट में बर्फीले पानी की तरह फैल गए। हवलदार शर्मा ही नहीं, बल्कि गार्ड पोस्ट का कमांडर भी दौड़ता हुआ आया और बार बार झुककर माफी मांगने लगा। नहीं नहीं मैडम, हमें बहुत खेद है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया अंदर आइए। मीरा ने उनसे और कोई बात नहीं की और कार चलाकर मुलाकात पार्किंग की ओर बढ़ गई। मुलाकात की शुरुआत ही खराब हो गई थी। इसे एक साधारण घटना मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल था। उनकी अशिष्टता और अज्ञानता उनके मन में खटक रही थी। नियमों का हवाला देते हुए नागरिकों के प्रति भी ऐसा दबंग रवैया। उन्हें एक अशुभ पूर्वाभास हुआ कि कहीं यह रवैया यूनिट के भीतर किसी बड़ी समस्या को तो नहीं छिपा रहा है। मुलाकात का कमरा उम्मीद से ज्यादा छोटा और साफ सुथरा था, लेकिन मुख्य द्वार पर हुए अप्रिय अनुभव के कारण मीरा का मन अभी भी भारी था। कुछ देर बाद उन्हें अपने बेटे की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मां। अर्जुन ने मुलाकात कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर आया। मीरा अपनी सीट से उछल पड़ी और अपने बेटे की ओर बाहें फैला दी, लेकिन उनके बेटे का रूप वैसा नहीं था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। धूप में तनी स्वस्थ त्वचा के बजाय उसका चेहरा पीला और दुबला पतला था। छोटे कटे बालों के नीचे, उसके कान के पीछे और गर्दन पर गहरे बैंगनी रंग के चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो पहली नजर में ही गंभीर लग रहे थे। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी नाजुक थी कि मानो कभी भी टूट जाएगी। अर्जुन, कितने समय बाद मिल रहे हैं? तुम ठीक तो हो? मीरा ने जानबूझकर खुशमिजाज आवाज में कहा, लेकिन उनकी नजरें अपने बेटे के घावों से नहीं हट रही थीं। हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसी हैं? यहां तक आने में आपको बहुत परेशानी हुई होगी। अर्जुन ने अपनी मां की नजरों से बचने की कोशिश करते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेज के दूसरी ओर बैठ गया। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था और वह सामान्य से कहीं ज्यादा दबी हुई थी। मीरा अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ी। उसी पल अर्जुन अनजाने में सिहर गया और पीछे हट गया। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी और उस क्षण में उसकी वर्दी की आस्तीन थोड़ी ऊपर उठी, जिससे उसकी कलाई का भीतरी हिस्सा दिखाई दिया। मीरा की आंखों ने उस छोटे से पल को नहीं छोड़ा। गहरे काले रंग के जमे हुए खून के थक्के जैसे निशान, किसी नुकीली चीज से खरोंचे गए लंबे लाल घाव। कुछ पर पपड़ी जम चुकी थी, लेकिन कुछ से अभी भी मवाद रिश्ता हुआ लग रहा था। मीरा का दिल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। अर्जुन, तुम्हारी कलाई पर यह क्या है? और तुम्हारे चेहरे और गर्दन पर यह निशान कैसे हैं? अर्जुन घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे की ओर नजरें झुका लीं। ओह, यह कुछ खास नहीं है। कुछ दिन पहले एक ड्रिल अभ्यास के दौरान थोड़ी चोट लग गई थी। मैं थोड़ा लापरवाह हूं। हाँ। उसकी हंसी मुलाकात कक्ष में खोखली गूंज बनकर रह गई, लेकिन मीरा को धोखा नहीं दिया जा सका। उन्होंने दशकों तक सेना में सेवा की थी और हर तरह की चोटों और दुर्घटनाओं का सामना किया था। प्रशिक्षण के दौरान लगने वाली खरोंचों और चोटों और जानबूझकर की गई हिंसा के कारण होने वाले घावों के पैटर्न में स्पष्ट अंतर होता है। उनके बेटे की आंखें बेचैनी से कांप रही थीं, सच छिपाने की कोशिश कर रही थीं। सिपाही अर्जुन सिंह। मीरा की आवाज धीमी और दृढ़ हो गई। अब वह एक मां नहीं थी, यह जनरल मीरा चौहान की आवाज थी। यह प्रशिक्षण के दौरान लगी चोट है या कोई और कारण है?
मैं तुम्हारी आंखों में देखकर खुद फैसला करूंगी। सीधे सीधे बताओ, यह किसने किया? अर्जुन अपनी मां के बर्फीले अधिकार के नीचे दबकर अपना सिर और भी नीचे झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। मां, प्लीज इसे जाने दीजिए, मैं सच में ठीक हूं। मां के पात नीचे की, लेकिन बात, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बड़ी बात बने। इससे मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उसकी आवाज एक विनती की तरह थी और अंत में उसमें सिसकियां भी शामिल हो गईं। मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इन शब्दों ने मीरा के दिल को चीर दिया। उनका बेटा पहले से ही प्रतिशोध से डर रहा था। मीरा ने और कोई संकोच नहीं किया। वह अपनी सीट से उठी, अर्जुन के पास गईं और उसके युद्ध शर्ट के बटनों पर अपना हाथ रखा। मां, आप यह क्या कर रही हैं? अर्जुन घबराकर विरोध करने लगा, लेकिन वह अपनी मां की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका, जो उस समय अपना विवेक खोने की कगार पर थीं। कुछ बटन टूट गए और उनके बेटे का ऊपरी शरीर सामने आ गया। आह, ओह! मीरा के मुंह से जो निकला वह शब्द नहीं थे, बल्कि एक जानवर की पीड़ा जैसी कराह थी। उनके बेटे की छाती, पेट, पसलियों और पीठ पर शायद ही कोई जगह बची थी। चोट के निशान तो थे ही, साथ ही बेल्ट या किसी छड़ी जैसी चीज से मारे जाने के कारण लंबी सीधी भयानक धारियां थीं। सिगरेट से जलाए जाने जैसे निशान भी साफ थे। कुछ घावों में संक्रमण हो गया था और मवाद रिस रहा था और एक हल्की दुर्गंध भी आ रही थी। यह एक ऐसा विभत्स दृश्य था जिसे खुली आंखों से देखना भी मुश्किल था। यह सिर्फ पिटाई नहीं थी, यह स्पष्ट रूप से यातना और अमानवीयता थी। मीरा, जिन्होंने जीवन भर हर स्थिति में अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की थी, अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर ऐसा महसूस कर रही थीं जैसे उनके शरीर का सारा खून उल्टा बह रहा हो। गर्म आंसू उनके गालों पर लगातार बह रहे थे। जिस सेना के प्रति उन्होंने जीवन भर निष्ठा और सेवा की थी, उसी में उनका अपना अंश, उनका बेटा, इतनी बुरी तरह से टूट चुका था। यह वह क्षण था जब देश और संगठन में उनका विश्वास चकनाचूर हो गया। क्रोध, दुहक, आत्मग्लानि और विश्वासघात की भावनाएं मिलकर उनके पूरे अस्तित्व को हिला रही थीं। कुछ देर रोने के बाद मीरा अचानक होश में आई। यह रोने का समय नहीं था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी जैकेट की भीतरी जेब से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर आर्मी हेडक्वार्टर में उनके सीधे अधीनस्थ मेजर विक्रम राठौर का नंबर था। मैं बोल रही हूं, ब्रिगेडियर मीरा चौहान। उनकी आवाज आंसुओं से भीगी हुई थी, लेकिन उसमें इस्पात जैसी इच्छा शक्ति थी। तुरंत XX डिवीजन के GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग से संपर्क करो और उन्हें बताओ कि मैं 30 मिनट के भीतर डिवीजन मुख्यालय पहुंच रही हूं। डिवीजन की अनुशासनात्मक शाखा, सैन्य, पुलिस और चिकित्सा कोर के सभी कमांडिंग अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों को गोख के कार्यालय में आपातकालीन बैठक के लिए बुलाओ। यह मेरे बेटे सिपाही अर्जुन सिंह की यूनिट है। आज से, इस समय से सिपाही अर्जुन सिंह की कंपनी नहीं, पूरी बटालियन की कमान और परिचालन नियंत्रण मैं सीधे अपने हाथ में लेती हूं, कारण वे यहां आकर खुद देख लेंगे। और मेजर राठौर, तुम भी तुरंत हेलीकॉप्टर या जो भी सबसे तेज साधन हो उससे यहां पहुंचो। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक युद्ध है। फोन के दूसरी तरफ से मेजर राठौर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन मीरा ने परवाह किए बिना फोन काट दिया। उन्होंने अपने लहूलुहान बेटे को सहारा देकर उठाया। उनके आंसू रुक गए थे, लेकिन अब उनकी आंखें ठंडे गुस्से और दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। अर्जुन, चिंता मत करो। यह मां तुम्हारे शरीर पर लगे हर एक घाव का, तुम्हारे दिल में बसे हर एक दर्द का एक एक करके सैकड़ों हजारों गुना बदला लेगी। चाहे मुझे इस पूरी यूनिट को तहस नहस क्यों न करना पड़े। जिन लोगों ने तुम्हें इस नरक में धकेला है और जिन लोगों ने यह सब देखते हुए भी कुछ नहीं किया, उन सभी को मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। भारतीय सेना की पहली महिला स्टार रैंक अधिकारियों में से एक ब्रिगेडियर मीरा चौहान के खून से सने प्रतिशोध नहीं, न्याय की स्थापना की प्रस्तावना इस तरह शुरू हुई। उन्होंने केवल अपराधियों को दंडित करने से आगे बढ़कर इस सड़ी हुई व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया। उन्हें मुख्य द्वार पर उस तुच्छ हवलदार का चेहरा याद आया जिसने उन्हें आंटी कहते हुए युद्ध वर्दी पर ताना मारा था। उन्हें लगा कि शायद उसका अहंकार और अज्ञानता ही इस विशाल भ्रष्टाचार और हिंसा की व्यवस्था को सहारा देने वाले छोटे स्तंभों में से एक था।
और उन्होंने उन स्तंभों को एक एक करके तोड़ने का इरादा कर लिया था। ब्रिगेडियर मीरा चौहान की एक फोन कॉल ने शांत XX डिवीजन मुख्यालय में एक बड़ा तूफान ला दिया। एक सेवारत ब्रिगेडियर, वह भी आर्मी हेडक्वार्टर के एक प्रमुख पद पर, द्वारा किसी विशेष यूनिट की कमान और नियंत्रण को सीधे अपने हाथ में लेने की घोषणा एक अभूतपूर्व घटना थी। रिपोर्ट प्राप्त करने वाले डिवीजन कमांडर मेजर जनरल प्रताप सिंह ने अपनी कनपट्टी को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। मीरा चौहान सेना के भीतर अपनी ईमानदारी और असाधारण क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थीं। अगर वह इस हद तक गुस्से में आकर खुद सामने आई हैं, तो इसका मतलब था कि समस्या कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। आखिर हो क्या रहा है? उस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और कंपनी कमांडर को तुरंत मेरे कमरे में बुलाओ और ब्रिगेडियर चौहान के बेटे की यूनिट की स्थिति पर तत्काल रिपोर्ट दो। डिवीजन कमांडर का आदेश जारी हो गया था, लेकिन मीरा पहले ही अपने बेटे अर्जुन को अपनी कार में बिठाकर डिवीजन के सैन्य अस्पताल की ओर बढ़ चुकी थी। अर्जुन लगातार अपनी मां को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा का संकल्प अटल था। उसकी शारीरिक स्थिति का सटीक निदान करना और सभी सबूत हासिल करना उनकी पहली प्राथमिकता थी। मां, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर गौक साहब को पता चल गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। बस मेरा चुपचाप इलाज करवा दीजिए। अर्जुन की आवाज में डर भरा हुआ था। प्रतिशोध का भय उसके पूरे शरीर पर हावी था। चुपचाप? जिन लोगों ने मुझे इस हालत में पहुंचाया है, उनके होते हुए तुम मुझसे चुपचाप सब कुछ सहने के लिए कह रहे हो? अर्जुन सिंह, तुम मेरे बेटे होने से पहले भारतीय सेना के एक सिपाही हो। एक सैनिक का अपनी सेवा के दौरान इतनी क्रूर हिंसा का शिकार होना और उसे नजरअंदाज किया जाना देश के साथ विश्वासघात के समान है। यह मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि पूरी सेना के सम्मान और अनुशासन का सवाल है, और मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती जिन्होंने मेरे बेटे का यह हाल किया है। डिवीजन के सैन्य अस्पताल पहुंचकर मीरा ने ड्यूटी पर मौजूद सैन्य चिकित्सक को अपनी पहचान बताई और अर्जुन की तत्काल विस्तृत जांच का आदेश दिया। एक साधारण मुलाकाती की बजाय एक गुस्सैल महिला जनरल के आगमन से पूरा अस्पताल स्तब्ध रह गया। सैन्य चिकित्सक ने घबराए हुए चेहरे के साथ अर्जुन को तुरंत आपातकालीन कक्ष में पहुंचाया। मीरा बेचैनी से गलियारे में इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उनके अधीनस्थ मेजर विक्रम राठौर हेलीकॉप्टर का शोर शांत होने से पहले ही पसीने से लथपथ युद्ध वर्दी में हांफते हुए दौड़कर पहुंचे। उन्होंने हमेशा शांत और संयमित रहने वाली मीरा को इस तरह उत्तेजित कभी नहीं देखा था, इसलिए वह स्थिति की गंभीरता को समझ गए थे। जनरल, मैं पहुंच गया हूं। मुझे रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन सिपाही सिंह के साथ आखिर हुआ क्या है? मेजर राठौर, तुम तुरंत डिवीजन की सैन्य पुलिस और अनुशासनात्मक शाखा के जवानों को लेकर अर्जुन की एक्स कंपनी नहीं, पूरी एक्स बटालियन के सभी सैनिकों की आवाजाही को नियंत्रित करो और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क काट दो। विशेष रूप से अर्जुन के बैरक के सैनिकों और कंपनी के अधिकारियों, कंपनी कमांडर, सूबेदार मेजर, प्लाटून कमांडर, सभी को तुरंत अलग थलग करके व्यक्तिगत पूछताछ के लिए तैयार करो। उनके पिछले 1 महीने के सभी संचार रिकॉर्ड, यूनिट के आवागमन रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर और प्रशिक्षण कार्यक्रम सब कुछ हासिल करो। मेरे पहुंचने तक किसी भी सबूत को नष्ट करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेजर राठौर का चेहरा सफेद पड़ गया। जनरल, यह तो लगभग मार्शल लॉ जैसी कार्रवाई है। क्या सिपाही सिंह का मामला सिर्फ एक साधारण मारपीट की घटना नहीं है? मीरा ने थकी हुई आंखों से मेजर राठौर को देखा। साधारण मारपीट? मेजर, मेरा बेटा लगभग अधमरी हालत में है। यह संगठित और आदतन दुर्व्यवहार है। नहीं, यह यातना के करीब है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसा लगता है कि यह यूनिट राक्षसों का अड्डा बन गई है। यह सुनकर मेजर राठौर ने और कोई सवाल नहीं किया। अगर ब्रिगेडियर मीरा चौहान ने यातना शब्द का इस्तेमाल किया है, तो स्थिति उनकी कल्पना से भी बदतर थी। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और डिवीजन की सैन्य पुलिस के प्रमुख से संपर्क करके मीरा के निर्देशों को बताना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आपातकालीन कक्ष से निकले सैन्य चिकित्सक का चेहरा बेहद गंभीर था। उनके हाथ में कई एक्सरे तस्वीरें और चार्ट थे। जनरल, सिपाही सिंह की हालत बहुत गंभीर है। पूरे शरीर में कई जगह छोटे खरोंचें और गहरे मांसपेशियों में चोटें पाई गई हैं। बाईं ओर की 3 पसलियां टूटी हुई हैं और एक फेफड़े को छेदने के करीब थी। चेहरे और सिर पर भी गंभीर चोट के निशान हैं।
इसलिए ब्रेन हेमरेज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हिस्सों में तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है और यह कम से कम 12 सप्ताह से अधिक की गंभीर चोट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मरीज के शरीर पर पाए गए कुछ घाव हाल के कुछ दिनों के नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक लगातार मारपीट के निशान लगते हैं। जलने के निशान भी हैं। यह स्पष्ट रूप से कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। सैन्य चिकित्सक की रिपोर्ट, मीरा के दिल पर एक बड़े हथौड़े की तरह लगी, जबकि वह पहले से ही इसके लिए तैयार थी। उन्होंने अपने दांत भींच लिए। उनका गुस्सा अब हत्या की इच्छा में बदल रहा था। निदान रिपोर्ट, मेडिकल राय, सभी परीक्षण परिणाम और घावों की तस्वीरें, सब कुछ बिना किसी कमी के सुरक्षित करो। और इस समय से सिपाही सिंह के सभी मेडिकल रिकॉर्ड को एस क्लास सुरक्षा में रखा जाए और मेरे अलावा किसी को भी देखने की अनुमति न हो। किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुके बिना केवल मरीज के इलाज पर ध्यान केंद्रित करो। सभी आवश्यक सहायता की जिम्मेदारी मेरी होगी। सैन्य चिकित्सक के सलामी देकर जाने के बाद मीरा ने मेजर राठौर से कहा, अर्जुन की हालत यह है, हमारे पास और समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुरंत एक्स बटालियन की ओर चलो। जीओसी को बता देना कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेकर स्थिति को संभालने के बाद खुद रिपोर्ट करूंगी। जब मीरा की गाड़ी धूल उड़ाती हुई एक्स बटालियन के परेड ग्राउंड में पहुंची तो बटालियन मुख्यालय के सामने डिवीजन की सैन्य पुलिस के प्रमुख और अनुशासनात्मक शाखा के प्रमुख पीले चेहरों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा और विवादित एक्स कंपनी के कमांडर कैप्टन राहुल मेहरा बेचैनी से खड़े थे। जैसे ही मीरा कार से उतरी, लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा ने तेजी से आकर सलामी दी। जय हिंद जनरल। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा, जय हिंद। इस छोटी सी जगह पर आपका कैसे आना हुआ? मीरा ने उनके अभिवादन को बीच में ही काटते हुए ठंड से कहा। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा, क्या तुम सच में यह कहोगे कि तुम्हें अपनी यूनिट में हो रही घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता था, या फिर तुम जानते हुए भी अनजान बने रहे? वो मुझे हाल ही में यह रिपोर्ट मिली थी कि सिपाही सिंह को यूनिट के जीवन में ढलने में मुश्किल हो रही है, लेकिन मुझे सपने में भी नहीं पता था कि बात इस हद तक पहुंच गई है। हम तुरंत आंतरिक रूप से सच्चाई का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई करने ही वाले थे। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा ने पसीना पोंछते हुए बहाना बनाया। उनकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। मीरा ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, आंतरिक रूप से पता लगाकर कार्रवाई करते? अगर मेरा बेटा आज मर गया होता तब भी क्या तुम यही बहाना बनाते? उनकी नजर बगल में खड़े कैप्टन राहुल मेहरा पर गई। कैप्टन मेहरा, तुम एक कंपनी कमांडर के रूप में क्या कर रहे थे जब तुम्हारा एक सैनिक इस हालत में पहुंच गया? क्या तुम्हारी आंखों में यह सिर्फ एक साधारण समायोजन की समस्या लगती है? कैप्टन मेहरा ने अपना सिर नीचे झुका लिया और कुछ नहीं कहा। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। मीरा को अब उनके बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस क्षण से इस बटालियन की पूरी कमान मैं अपने हाथ में लेती हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल वर्मा और कैप्टन मेहरा को तुरंत उनके पदों से हटाकर डिवीजन की सैन्य पुलिस की पूछताछ कक्ष में भेजा जाए। सैन्य पुलिस प्रमुख तुरंत कमांडिंग ऑफिसर के कार्यालय, कंपनी कमांडर के कार्यालय, सूबेदार मेजर के कार्यालय सहित सभी अधिकारियों के कार्यालयों और व्यक्तिगत लॉकरों और पूरे बैरक की तलाशी लें और सभी सैनिकों का बाहरी संपर्क काट दें। कोई अपवाद नहीं होगा। यह यूनिट अब एक अपराध स्थल है। मीरा के आदेश दृढ़ और तेज थे, जैसे कोई अच्छी तरह से प्रशिक्षित विशेष बल की टुकड़ी दुश्मन के इलाके पर कब्जा कर रही हो। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के यूनिट को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। सैनिक अचानक बदले हुए हालात और तनावपूर्ण माहौल से अनजान स्तब्ध खड़े थे और सैन्य पुलिस के जवान व्यवस्थित रूप से काम कर रहे थे। एक विशाल तूफान का केंद्र अंततः एक्स बटालियन के ऊपर आ गया था। मीरा सीधे उस तीसरे बैरक की ओर गईं जहां अर्जुन रहता था। सैन्य पुलिस द्वारा नियंत्रित बैरक के अंदर का माहौल आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित था। करीने से लगे बिस्तर, सजे हुए लॉकर, बाहर से सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन मीरा इस शांति के नीचे छिपी घिनौनी सच्चाई की गंध को महसूस कर सकती थीं। यहीं कहीं उनके बेटे को नरक में धकेलने वाले सबूत छिपे होने चाहिए थे। उन्होंने खुद अर्जुन का लॉकर खोला। युद्ध वर्दी और अंडरगारमेंट्स करीने से तहे हुए थे और एक कोने में परिवार की तस्वीर लगी हुई थी, और उस तस्वीर के पीछे लॉकर के गहरे कोने में एक मुड़ा हुआ छोटा कागज का टुकड़ा गिरा। मीरा ने सावधानी से उस कागज को खोला,
लिखावट अनाड़ी थी, लेकिन उसमें ईमानदारी झलक रही थी। अर्जुन, अगर मुश्किल हो रही है तो कम से कम मुझसे बात करो। अकेले अकेले मत सहो। इस नरक को यहीं खत्म करना होगा। यह तुम्हारी गलती नहीं है। हिम्मत रखो दोस्त, तुम्हारा साथी एस। यह एक छोटा संदेश था, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा था। अर्जुन की पीड़ा को जानने वाला एक साथी था, और वह पीड़ा इतनी भयानक थी कि उसे नरक कहा गया था। एस अक्षर। मीरा ने उम्मीद की कि यह कागज का टुकड़ा अर्जुन को निराशा में थोड़ी सी भी सांत्वना दे पाया होगा, और साथ ही यह भी महसूस किया कि यह यूनिट के भीतर हिंसा का एक स्पष्ट सबूत था। मेजर राठौर। मीरा ने बैरक के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे मेजर विक्रम राठौर को बुलाया। तुरंत कंपनी के सभी सैनिकों, नहीं, पूरी बटालियन के सभी सैनिकों से एक सर्वेक्षण कराओ। पूरी तरह से गुमनामी का आश्वासन दो और उन्हें यूनिट के भीतर दुर्व्यवहार, मारपीट, मौखिक हिंसा और अनुचित व्यवहार के बारे में जो कुछ भी वे जानते हैं या अनुभव किया है, उसे विस्तार से लिखने के लिए कहो। विशेष रूप से सिपाही अर्जुन सिंह से संबंधित घटनाओं के बारे में उन्होंने जो कुछ भी देखा या सुना है, उसे विशेष रूप से लिखने के लिए एक अलग खंड बनाओ। यह भी स्पष्ट कर दो कि इनकार करने या झूठी जानकारी देने पर कड़ी सजा दी जा सकती है। साथ ही मीरा ने डिवीजन की सैन्य पुलिस के प्रमुख को निर्देश दिया कि वे अर्जुन के बैरक में रहने वाले सैनिकों से शुरू करके अर्जुन के संपर्क में आए सभी सैनिकों से एक एक करके व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें। मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने और ईमानदार बयानों को प्रोत्साहित करने के लिए मुलाकात का स्थान यूनिट के बजाय डिवीजन की सैन्य पुलिस के भीतर एक अलग से तैयार किए गए कमरे में निर्धारित किया गया। यदि वे चाहें तो वकील की उपस्थिति की भी अनुमति दी गई, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, शुरुआती मुलाकातों में कठिनाई हुई। सभी सैनिकों ने अपने मुंह बंद रखे। मुझे ठीक से नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। सिपाही सिंह मूल रूप से थोड़ा अंतर्मुखी था और अकेले ही परेशान रहता था, जैसे पहले से तैयार किए गए जवाब ही दोहराए जा रहे थे। उनकी आंखों में डर और चिंता भरी हुई थी। यह स्पष्ट था कि एक अदृश्य दबाव, प्रलोभन या प्रतिशोध का डर उनके मुंह बंद कर रहा था। चुप्पी का यह गठजोड़ उम्मीद से ज्यादा मजबूत था। पद से हटाए गए और सैन्य पुलिस द्वारा पूछताछ किए जा रहे कंपनी कमांडर कैप्टन राहुल मेहरा और सूबेदार मेजर प्रकाश यादव का भी यही हाल था। कैप्टन मेहरा ने यह स्वीकार करते हुए कि वह अपने अधीनस्थों के प्रबंधन में लापरवाह थे, आंसू बहाते हुए कहा कि उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि इस स्तर का संगठित दुर्व्यवहार हो रहा है और वह अपनी अक्षमता पर पछतावा कर रहे थे। दूसरी ओर सूबेदार मेजर प्रकाश यादव कहीं ज्यादा चालाक थे। उन्होंने कहा कि आजकल के युवा सैनिकों की मानसिक शक्ति कमजोर होती है, इसलिए वे छोटी छोटी कठिनाइयों को भी सहन नहीं कर पाते और बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। शायद सिपाही सिंह ने भी सैन्य जीवन में समायोजन की कठिनाइयों के कारण खुद को चोट पहुंचाई हो या बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हो, और उन्होंने पीड़ित अर्जुन पर ही जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। उनके बेशर्म रवैये पर मीरा ने अपने बढ़ते गुस्से को मुश्किल से काबू में किया। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे ही पेश आओगे ये हर आपसे को, तो मेरा भी इस मामले को डिवीजन स्तर पर चुपचाप हल करने का कोई इरादा नहीं है। मीरा ने पूछताछ कक्ष की कांच की खिड़की के पार सूबेदार मेजर प्रकाश यादव को घूरते हुए मेजर राठौर से कहा। तुरंत रक्षा मंत्रालय की जांच शाखा की विशेष जांच टीम द्वारा आधिकारिक तौर पर जांच का अनुरोध करो। उन्हें बता देना कि यदि डिवीजन की बजाय रक्षा मंत्रालय की सीधी जांच शुरू होती है तो संबंधित सभी लोग ही नहीं, बल्कि कमान की जिम्मेदारी वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि मेरा सब कुछ दांव पर लगाकर किया गया वादा है। मीरा की इस कठोर कार्रवाई का तत्काल प्रभाव पड़ा। रक्षा मंत्रालय की जांच शाखा का नाम सुनते ही सूबेदार मेजर प्रकाश यादव का चेहरा पल भर के लिए नीला पड़ गया। उनकी यह गणना कि वह किसी तरह डिवीजन के भीतर मामले को दबा या कम कर सकते हैं, पूरी तरह से गलत साबित हुई। रक्षा मंत्रालय की विशेष टीम के आने का मतलब था कि यह मामला पूरी सेना में सार्वजनिक हो जाएगा और संबंधित लोगों को न केवल अपनी वर्दी उतारनी पड़ेगी, बल्कि कानून का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी समय डिवीजन की सैन्य पुलिस में सैनिकों से पूछताछ कर रहे एक जांचकर्ता ने तेजी से मीरा के पास आकर रिपोर्ट दी। जनरल, एक सैनिक ने आखिरकार अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है।
वह सिपाही अर्जुन सिंह का सबसे करीबी बैरक का साथी सिपाही समीर पाटिल है। वह इस समय मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अस्थिर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह कुछ महत्वपूर्ण जानता है। मीरा ने तुरंत सिपाही समीर पाटिल से खुद मिलने का फैसला किया। सैन्य पुलिस के भीतर एक छोटे से परामर्श कक्ष में एक बिना खिड़की वाला बंद कमरा, आमने सामने बैठे सिपाही समीर पाटिल सैन्य पुलिस के भीतर इतना डरा हुआ था कि मानो कभी भी रो पड़ेगा। उसके दोनों हाथ पसीने से भीगे हुए थे और उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई कांप रही थीं। मीरा ने उसे यथासंभव नरम और गर्मजोशी भरी आवाज में आश्वस्त करने की कोशिश की। सिपाही समीर पाटिल, मैं जानती हूं कि यह बहुत मुश्किल और डरावना होगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत आज तुम्हारे दोस्त अर्जुन को बचा सकती है और दूसरे पीड़ितों को भी रोक सकती है। तुमने जो देखा, सुना और अनुभव किया है, उसे बस वैसे ही बता दो। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं, ब्रिगेडियर मीरा चौहान, अपने पूरे सम्मान की शपथ लेकर लेती हूं। मैं वादा करती हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एक मां जैसी गर्मजोशी लेकिन एक जनरल के दृढ़ वादे से भरी मीरा की बातों पर सिपाही पाटिल ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद कांपती आवाज में आखिरकार अपना मुंह खोला। उसकी आंखों में डर के साथ साथ गहरा अपराधबोध भी था। सच तो यह है कि अर्जुन को यूनिट में आने के शुरू से ही हवलदार भीम सिंह ने निशाना बना लिया था। शुरू में वह बस दूसरे नए सैनिकों की तरह अनुशासन सिखाने के नाम पर छोटी छोटी बातों पर डांटता और सजा देता था, लेकिन समय के साथ इसकी तीव्रता बढ़ती गई। हवलदार भीम सिंह तो वह मुख्य अपराधी है। यह सब उसने अकेले तो नहीं किया होगा। जी, हवलदार सिंह मुख्य था और उसके साथ हमेशा नायक राकेश कुमार और नायक मनोज वर्मा भी शामिल रहते थे। वे हर रात रोल कॉल के बाद अर्जुन को बैरक के पीछे बंद गोदाम या शौचालय के सबसे अंदर वाले हिस्से में ले जाते थे। वहां वे अर्जुन को मारते थे, लात मारते थे, अपमानजनक गालियां देते थे और सारे गंदे और मुश्किल काम अर्जुन से ही करवाते थे। उसे ठीक से सोने नहीं देते थे और शांति से खाना भी नहीं खाने देते थे। सिपाही पाटिल की गवाही चौंकाने वाली थी। यह साधारण तंग करना या अनुशासन सिखाने के स्तर से कहीं आगे स्पष्ट और शातिर आदतन मारपीट और दुर्व्यवहार था। उसका बयान अर्जुन के शरीर पर लगे घावों से पूरी तरह मेल खाता था। तुमने किसी से क्यों नहीं कहा? क्या अधिकारियों को सच में पता नहीं था, या वे जानते हुए भी? मीरा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। हवलदार सिंह ने हमें हर दिन धमकी दी थी कि अगर किसी ने भी इस बारे में किसी को बताया या जरा सा भी इशारा किया तो वह पूरे बैरक का हाल अर्जुन जैसा कर देगा। वह कहता था, यहां हम ही राजा हैं और हम ही कानून हैं। और सूबेदार मेजर प्रकाश यादव, शायद उन्हें पता था। कुछ साथियों ने हिम्मत करके दबी जुबान में शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार सूबेदार मेजर कहते थे, मर्द के बच्चे होकर इतनी सी बात सहन नहीं कर सकते। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। और ऐसा लगता था जैसे वह हवलदार सिंह के गिरोह का ही पक्ष ले रहे हों। कभी कभी मैंने उन्हें हवलदार सिंह को अलग से बुलाकर प्रोत्साहित करते हुए भी देखा था। सामने आई सच्चाई मीरा की सबसे बुरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक और घिनौनी थी। वरिष्ठ सैनिकों द्वारा संगठित और क्रूर हिंसा, और उस हिंसा को जानते हुए भी नजरअंदाज करने वाले, या यहां तक कि उसे बचाने और बढ़ावा देने वाले अधिकारी। यह किसी एक व्यक्ति का भटकाव नहीं था। यह यूनिट में गहराई तक जड़ें जमा चुका एक सड़ा हुआ कैंसर था। चुप्पी का वह गठजोड़ इसी तरह मजबूती से काम कर रहा था। मीरा ने कांपते हुए सिपाही पाटिल के कंधे को धीरे से सहलाया। तुम्हें इन दर्दनाक यादों को फिर से याद दिलाने के लिए मुझे खेद है सिपाही पाटिल, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी हिम्मत के बिना यह भयानक सच्चाई शायद हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो जाती। तुम्हारी गवाही न केवल अर्जुन को बल्कि इस पूरी यूनिट को बचाने वाला एक निर्णायक सबूत होगी। सिपाही समीर पाटिल के साहसी कबूलनामे ने चुप्पी की विशाल दीवार में पहली दरार पैदा कर दी थी, और उस छोटी सी दरार से दबी हुई सच्चाइयां बाढ़ की तरह बाहर आने लगीं। सिपाही समीर पाटिल की ठोस और सुसंगत गवाही ने जांच में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। उनके बयान के आधार पर सैन्य पुलिस ने हवलदार भीम सिंह, नायक राकेश कुमार और नायक मनोज वर्मा के खिलाफ मारपीट और दुर्व्यवहार के अतिरिक्त सबूत तेजी से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सिपाही समीर पाटिल की हिम्मत से प्रोत्साहित होकर अन्य सैनिक भी एक एक करके बोलने लगे।
गुमनाम रूप से आयोजित सर्वेक्षण में भी हवलदार सिंह के गिरोह के अत्याचारों और सूबेदार मेजर प्रकाश यादव के संरक्षण और लापरवाही के बारे में ठोस उदाहरण सामने आए। जब डर से दबी आवाजें फूट पड़ीं, तो अब तक मजबूत दिखने वाली चुप्पी की दीवारें कमजोर होकर ढहने लगीं। ब्रिगेडियर मीरा चौहान ने प्राप्त सबूतों के आधार पर तुरंत हवलदार भीम सिंह, नायक राकेश कुमार और नायक मनोज वर्मा के लिए सैन्य अभियोजक से तत्काल गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया और वारंट तुरंत जारी कर दिए गए। इसके अलावा कर्तव्य की उपेक्षा, अधिकार के दुरुपयोग और कुछ मारपीट की घटनाओं में मिलीभगत के आरोपों का सामना कर रहे सूबेदार मेजर प्रकाश यादव के लिए भी गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया गया, जबकि कमान की जिम्मेदारी के तहत कंपनी कमांडर कैप्टन राहुल मेहरा को तत्काल पद से हटा दिया गया और औपचारिक रूप से आपराधिक जांच के तहत गहन पूछताछ के आदेश दिए गए। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा के खिलाफ भी एक अनुशासनात्मक जांच शुरू हो गई। अगले दिन भोर होने से पहले ही सैन्य पुलिस के जांचकर्ताओं ने सोए हुए हवलदार भीम सिंह और उसके गिरोह के बैरक पर छापा मारा। कुछ घंटे पहले तक वे यूनिट के भीतर आतंक का पर्याय थे और असीम शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वे ठंडी हथकड़ियों में जकड़े केवल अंडरवियर में घसीटे जा रहे थे। नींद से जागे सैनिक अंधेरे में हो रही इस घटना को सांस रोके देख रहे थे। आतंक के प्रतीक बने अपने वरिष्ठों को इस तरह असहाय रूप से ढहते देखना खुशी से ज्यादा एक और तरह का डर और भ्रम पैदा कर रहा था। यह एक जटिल भावना थी, जिसमें यह डर भी शामिल था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और यह अपराध बोध भी कि हमने बहुत लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। हवलदार भीम सिंह को ले जाते समय वह अंत तक चिल्लाता रहा, मैंने क्या गलत किया है? सेना में इतना अनुशासन बनाए रखना तो सामान्य बात है, तुम सब भी तो ऐसे ही बड़े हुए हो। लेकिन उसकी चीखें खोखली प्रतिध्वनि बनकर रह गईं। नायक राकेश कुमार और नायक मनोज वर्मा के चेहरे पहले ही सफेद पड़ चुके थे और वे बिना किसी प्रतिरोध के ले जाए गए। सूबेदार मेजर प्रकाश यादव अपने कार्यालय में कॉफी पीते हुए रात भर की पूछताछ की तैयारी कर रहे थे, जब सैन्य पुलिस के जवानों ने आकर उन्हें गिरफ्तारी वारंट दिखाया और वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने अंत तक विरोध किया, जनरल, यह स्पष्ट रूप से अधिकार का उल्लंघन है। मैंने ऐसा क्या बड़ा अपराध किया है कि आप कुछ सैनिकों की बातों पर विश्वास करके मेरे साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार कर रही हैं? मैं भी निर्दोष हूं। लेकिन मीरा ने केवल ठंडी नजरों से उसे देखा। तुम्हारी बेगुनाही की दलीलें अदालत में सुनी जाएंगी, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, तुम जैसे एक सड़े हुए अधिकारी ने सेना को कितना बीमार किया है, और तुम्हारी लापरवाही और कर्तव्य की उपेक्षा ने एक युवा के जीवन को कैसे बर्बाद किया है, यह तुम्हें बहुत बुरी तरह महसूस होगा। कैप्टन राहुल मेहरा को कमांडिंग ऑफिसर के कार्यालय में डिवीजन के कार्मिक अधिकारी से सीधे पद से हटाए जाने की सूचना मिली। कम उम्र में कंपनी कमांडर जैसा महत्वपूर्ण पद संभालकर उन्होंने उत्साह से यूनिट का नेतृत्व करने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम विनाशकारी था। अपने अधीनस्थों की पीड़ा को नजरअंदाज करने और अनुचित व्यवहार को समय पर पहचानने और कार्रवाई न करने की कमान की जिम्मेदारी बहुत भारी थी। यह उनके सैन्य जीवन और शायद पूरे जीवन पर एक अमिट गहरा घाव और दाग छोड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी टोपी उतारकर मेज पर रखी और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में पछतावा और निराशा भरी हुई थी। इस घटना का प्रभाव बेकाबू होकर पूरे डिवीजन को हिला रहा था। यह खबर कि ब्रिगेडियर मीरा चौहान ने कमान अपने हाथ में लेकर एक व्यापक जांच शुरू कर दी है, धीरे धीरे अन्य यूनिटों तक भी फैल रही थी। डिवीजन कमांडर मेजर जनरल प्रताप सिंह ने अपने स्टाफ के साथ एक आपातकालीन बैठक के बाद ब्रिगेडियर मीरा चौहान को अपने कार्यालय में बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ थोड़ी सतर्कता भी थी। ब्रिगेडियर, इस घटना के कारण पूरे डिवीजन का मनोबल गिरा हुआ है। निश्चित रूप से सड़े हुए हिस्से को काटना ही होगा, लेकिन मुझे चिंता है कि कहीं यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ न जाए और कठोरता से आगे न बढ़े। हमें सैन्य संगठन की विशिष्टताओं पर भी विचार करना चाहिए। मेजर जनरल सिंह ने सावधानी से लेकिन स्पष्ट लहजे में अपने विचार व्यक्त किए। वह ब्रिगेडियर चौहान की क्षमता और न्याय की भावना की बहुत सराहना करते थे,
लेकिन वह उनके बेबाक कदमों से सेना के भीतर होने वाले प्रभाव और राजनीतिक दबाव से चिंतित थे। कहीं ऐसा न हो कि पूरा डिवीजन रक्षा मंत्रालय की गहन जांच का निशाना बन जाए। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ता से उत्तर दिया, सर, अगर यह मेरा बेटा न भी होता और मैं एक साधारण सैनिक के माता पिता के रूप में इस भयावहता को देखती, तो भी मैंने यही किया होता, शायद इससे भी ज्यादा। सैन्य संगठन की विशिष्टता हिंसा और अमानवीय कृत्यों को उचित ठहराने का बहाना नहीं बन सकती। अगर हम इसे अभी नहीं काटेंगे तो यह कैंसर कोशिकाएं पूरी सेना में फैल जाएंगी और अंततः पूरे संगठन को नष्ट कर देंगी। सब ठीक है, सेना में ऐसा ही होता है। जैसी लापरवाह सोच ने ही आज की इस त्रासदी को जन्म दिया है, मुझे इसका पूरा यकीन है। मेजर जनरल सिंह और कुछ नहीं कह सके। ब्रिगेडियर चौहान की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उनका इस मामले को सिर्फ एक मारपीट की घटना के रूप में समाप्त करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि यह घटना XX डिवीजन से आगे बढ़कर भारतीय सेना में व्याप्त बैरक की अनुचित परंपराओं के खिलाफ एक चेतावनी की घंटी बजाने वाले एक बड़े तूफान की शुरुआत हो सकती है, और उस तूफान के केंद्र में ब्रिगेडियर मीरा चौहान खड़ी थीं। मीरा यहीं रुकने वाली नहीं थीं। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि इस घटना को केवल अपराधियों को दंडित करने और पीड़ितों को राहत देने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे पूरी सेना की बैरक संस्कृति में मौलिक सुधार लाने के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिर्फ कुछ अपराधियों की वर्दी उतारकर उन्हें जेल भेजने और कुछ जिम्मेदार लोगों को अनुशासित करने से कुछ नहीं बदलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। इसके लिए एक व्यावहारिक और मजबूत निवारक प्रणाली का निर्माण किया जाए। सैनिकों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय चैनल बनाया जाना चाहिए, जहां वे बिना किसी डर के अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकें और अनुचित व्यवहार देखने पर तुरंत रिपोर्ट कर सकें। साथ ही अधिकारियों की पुरानी और बीमार मानसिकता को जड़ से बदलने के लिए पूरे सेना स्तर पर गहन मानवाधिकार शिक्षा और नेतृत्व विकास कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। उन्होंने डिवीजन स्टाफ की बैठक में, जहां डिवीजन कमांडर और प्रमुख स्टाफ अधिकारी सभी उपस्थित थे, एक XX डिवीजन बैरक संस्कृति सुधार विशेष समिति टास्क फोर्स के गठन का औपचारिक प्रस्ताव रखा, जिसमें न केवल डिवीजन की अनुशासनात्मक शाखा, सैन्य पुलिस और कानूनी शाखा के लोग शामिल हों, बल्कि बाहरी नागरिक मानवाधिकार विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और सेवानिवृत्त पीड़ित सैनिक भी शामिल हों। टास्क फोर्स का लक्ष्य इस घटना की गहन जांच और सभी संबंधितों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के साथ साथ डिवीजन के भीतर सभी अनुचित व्यवहारों का व्यापक सर्वेक्षण करना और मौलिक बैरक संस्कृति सुधार योजनाओं को तैयार कर तुरंत लागू करना था। मीरा के प्रस्ताव का शुरू में कुछ रूढ़िवादी कमांडरों ने कड़ा विरोध किया। यह बहुत कट्टरपंथी है। यह सेना के पदानुक्रम और अनुशासन को कमजोर कर सकता है। बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप सेना की स्वायत्तता का उल्लंघन है, जैसी चिंताएं और आलोचनाएं सामने आईं। लेकिन अपने बेटे की लहूलुहान हालत को अपनी आंखों से देखने और उसके पीछे छिपे संगठित लीपापोती और घिनौने उदासीनता की सच्चाई को जानने के संभवता का आठ दर्शन हालत करीब बाद मीरा के लिए ऐसे विरोध अब कोई बाधा नहीं थे। उन्होंने बैठक में सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि वह इस मुद्दे का सामना करने के लिए अपने सभी पद, सम्मान और यहां तक कि अपनी वर्दी को भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। अगर इस बैठक में मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं यह सारी जानकारी लेकर सीधे रक्षा मंत्री से मिलूंगी, और अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो मैं सीधे मीडिया और जनता से अपील करूंगी। मैं यह सिर्फ अपने एक बेटे को बचाने के लिए नहीं कर रही हूं, मैं एक ऐसी सेना बनाने के लिए कर रही हूं जहां भारत के सभी बेटे और भविष्य में मेरे पोते सुरक्षित रूप से सेवा कर सकें। यह मेरी उस सेना के प्रति अंतिम निष्ठा है जिसे मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। अंततः मीरा की जलती हुई इच्छा शक्ति और मामले की अत्यधिक गंभीरता पर आम सहमति बनने के साथ, और सबसे बढ़कर डिवीजन कमांडर मेजर जनरल प्रताप सिंह के निर्णायक फैसले के कारण बैरक संस्कृति सुधार टास्क फोर्स का आधिकारिक तौर पर गठन हो गया। ब्रिगेडियर मीरा चौहान ने खुद टास्क फोर्स की अध्यक्ष के रूप में पूरी कमान संभाली।
जिस सेना के सम्मान को वह इतना प्यार करती थीं और जिसकी रक्षा करना चाहती थीं, उसे अब अपने ही हाथों से सही रास्ते पर लाने की उनकी अकेली लेकिन भीषण लड़ाई जंक्ष रूप से शुरू हो गई थी। टूटे हुए तीरों की तरह बिखरी हुई सच्चाइयां एक एक करके इकट्ठा हो रही थीं और अब सड़ी हुई दीवारों की ओर उड़ने के लिए तैयार थीं। बैरक संस्कृति सुधार टास्क फोर्स के गठन ने XX डिवीजन में एक बड़ा भूचाल ला दिया। ब्रिगेडियर मीरा चौहान का टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। टास्क फोर्स ने सबसे पहले सिपाही अर्जुन सिंह मामले में अतिरिक्त पीड़ितों और गवाहों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया। गुमनामी और सुरक्षा का कड़ा वादा किए जाने पर जो सैनिक अब तक डर से चुप थे, वे एक एक करके हिम्मत जुटाने लगे। विशेष रूप से देर रात संचालित होने वाली टास्क फोर्स की सीधी मन की बात हॉटलाइन और ऑनलाइन गुमनाम संदेश बोर्ड पर कल्पना से परे गवाहियां आने लगी। हवलदार भीम सिंह ने सिर्फ सिपाही अर्जुन सिंह को ही नहीं, बल्कि अपने नापसंद के लगभग सभी जूनियर सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की थी। विशेष रूप से कमजोर शरीर वाले या अंतर्मुखी स्वभाव के सैनिक उसके मुख्य लक्ष्य होते थे। नायक राकेश कुमार और नायक मनोज वर्मा हवलदार सिंह के वफादार गुर्गे थे। जब हवलदार सिंह आदेश देता तो वे बिना किसी सवाल के हिंसा में शामिल हो जाते थे और कभी कभी तो और भी क्रूर तरीकों से परेशान करते थे। ऐसा लगता था जैसे वे इसे एक तरह के मनोरंजन के रूप में लेते थे। सूबेदार मेजर प्रकाश यादव सैनिकों की शिकायतों को अक्सर अनसुना कर देते थे। मर्द होकर रोते हो या परधार तर करके आज, मर्द होकर रोते हो या परधार तर करने की, सूबेदार में भी आज के अंधार्थ हो, अनुशासनहीन हो गए हो जैसे शब्द उनकी जुबान पर रहते थे। मैंने उन्हें हवलदार सिंह को कैंटीन से सामान लाने या निजी काम करवाने के लिए कहते हुए भी देखा है। लगता है वे एक दूसरे के पूरक थे। कंपनी कमांडर कैप्टन राहुल मेहरा बहुत उदासीन थे। शायद उन्हें डर था कि हमारी कंपनी एक समस्याग्रस्त कंपनी के रूप में बदनाम हो जाएगी। जब भी कोई समस्या होती तो वे उसे दबाने या छोटा करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसे हल करने की कोई इच्छा नहीं दिखाते थे। गवाहियां ठोस थीं और एक दूसरे से मेल खा रही थीं, जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ रही थी। अर्जुन ने जो पीड़ा सही थी, वह सिर्फ उसकी अकेली नहीं थी। पहले से ही कई पीड़ित थे और वह पीड़ा अभी भी जारी थी। मीरा देर रात तक रिपोर्ट पढ़ते हुए अपने बढ़ते गुस्से और दुख को निगलती रहीं। जिस सेना में वह सेवा कर रही थीं, उसका असली चेहरा इतना घिनौना था, यह जानकर उन्हें निराशा हुई। लेकिन साथ ही इन सब को ठीक करने की उनकी जिम्मेदारी और भी भारी हो गई। टास्क फोर्स ने अर्जुन के लॉकर से मिले उस नोट के लेखक एस को खोजने पर भी ध्यान केंद्रित किया। कई सैनिकों की लिखावट की जांच और पूछताछ के बाद अंततः यह पता चला कि एस अर्जुन का सीनियर और प्लेटून का सदस्य नायक सुमित जायसवाल था। नायक जायसवाल शुरू में बहुत घबराया हुआ था और बयान देने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब मीरा ने खुद उससे मिलकर ईमानदारी से बात की तो उसने आखिरकार अपना भारी मन खोला। सच तो यह है कि जब अर्जुन पहली बार यूनिट में आया था, तब से ही हवलदार सिंह उसे विशेष रूप से परेशान करता था। शायद उसने यह अफवाह सुनी थी कि अर्जुन की मां एक बड़ी अधिकारी हैं और उसने जानबूझकर उसे और ज्यादा परेशान करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जैसे कि जनरल का बेटा भी मेरे नीचे कुछ नहीं है। मैं यह सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं भी उसका निशाना बन जाऊंगा। मैंने अर्जुन को जो नोट लिखा था, वह सिर्फ मेरे विवेक पर एक छोटा सा बोझ था। मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझे माफ कर दीजिए। नायक जायसवाल ने आखिरकार अपना सिर झुका लिया और सिसकने लगा। उसकी गवाही ने अपराधियों के इरादों के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किया। यह सिर्फ तनाव कम करने या अनुशासन स्थापित करने का मामला नहीं था, बल्कि यह एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण लक्षित उत्पीड़न की संभावना को बढ़ा रहा था। मीरा ने नायक जायसवाल के कंधे को थपथपाते हुए उसकी हिम्मत की सराहना की। भले ही वह एक मूक दर्शक था, सेंस की हमबाज आद देश ने, लेकिन उसकी गवाही ने मामले की सच्चाई को उजागर करने में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच अस्पताल में इलाज करा रहे अर्जुन की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। मीरा हर दिन उससे मिलने जाती थी, लेकिन अर्जुन अभी भी कम बोलता था और रात में बुरे सपनों से परेशान रहता था। उसके शरीर पर लगे घावों से कहीं ज्यादा गहरे उसके मन के घाव उसे पीड़ा दे रहे थे।
मीरा अपने बेटे का हाथ पकड़कर चुपचाप उसके पास बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, जिससे उनका दिल दुखता था। सैन्य चिकित्सक ने बताया कि अर्जुन में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं और पेशेवर मनोवैज्ञानिक उपचार की सलाह दी। मीरा ने तुरंत देश के सर्वश्रेष्ठ सैन्य संबंधित PTSD विशेषज्ञों की तलाश शुरू कर दी। जैसे जैसे टास्क फोर्स की जांच आगे बढ़ी, एक्स बटालियन नहीं, पूरे XX डिवीजन में व्याप्त अनुचित व्यवहार की गहराई सामने आने लगी। मारपीट और दुर्व्यवहार के अलावा वरिष्ठ सैनिकों द्वारा पैसे की उगाही, निजी काम करवाना, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप भी सामने आए। मीरा ने इन सभी विवरणों को बिना कुछ छिपाए दर्ज करने और सबूत इकट्ठा करने का निर्देश दिया। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक यूनिट की समस्या नहीं, बल्कि भारतीय सेना की एक संरचनात्मक समस्या हो सकती है। मेजर जनरल प्रताप सिंह हर दिन सामने आ रही समस्याओं से परेशान थे। उन्होंने ब्रिगेडियर मीरा चौहान की टास्क फोर्स की गतिविधियों का पूरा समर्थन किया, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी डर था कि स्थिति बेकाबू होकर फैल सकती है। उन्होंने कई बार ब्रिगेडियर चौहान से पूछा कि क्या इस मामले को यहीं समेटकर आंतरिक रूप से चुपचाप निपटाना बेहतर नहीं होगा, लेकिन मीरा का जवाब हमेशा दृढ़ होता था, सर, अगर हम इसे अभी दबा देंगे तो यह भविष्य में और भी बड़े रूप में सामने आएगा। शायद यह इसे जड़ से खत्म करने का आखिरी मौका है। मेरा कर्तव्य है कि मेरे बेटे ने जो पीड़ा सही है और अनगिनत अज्ञात युवाओं ने जो पीड़ा सही होगी, वह व्यर्थ न जाए। अंततः मेजर जनरल सिंह ने भी स्वीकार किया कि वह उनके दृढ़ संकल्प को नहीं तोड़ सकते, और उन्होंने यह कहते हुए टास्क फोर्स की गतिविधियों की पूरी जिम्मेदारी लेने का वादा किया। भोर के अंधेरे में एक एक करके सामने आ रही गवाहियां सड़ी हुई खाई की गहराई को उजागर कर रही थीं, और उस खाई को साफ करने के लिए ब्रिगेडियर मीरा चौहान की लड़ाई और भी तेज हो रही थी। उनका मानना था कि यह लड़ाई केवल अपराधियों को दंडित करने से आगे बढ़कर पूरी सेना की प्रकृति को बदलने वाली एक बड़ी सर्जरी होनी चाहिए। जैसे जैसे टास्क फोर्स की गतिविधियां तेज हुईं, ब्रिगेडियर मीरा चौहान को अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। न केवल डिवीजन के भीतर, बल्कि ईस्ट कमान, कोर और यहां तक कि सेना मुख्यालय से भी अत्यधिक सामान्यीकरण करके पूरी सेना की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। सेना का अनुशासन कमजोर किया जा रहा है और अधिकार का दुरुपयोग हद से ज्यादा हो रहा है जैसी आलोचनाएं और दबाव आने लगे। रक्षा मंत्रालय के सतर्कता विभाग में गुमनाम शिकायतें भेजी गईं और कुछ सैन्य संबंधित मीडिया में ब्रिगेडियर चौहान की गतिविधियों को नकारात्मक रूप से चित्रित करने वाले लेख भी छपे। विशेष रूप से सूबेदार मेजर प्रकाश यादव और हवलदार भीम सिंह के परिवारों ने वकीलों के माध्यम से यह दावा किया कि ब्रिगेडियर चौहान अपने बेटे की घटना के बहाने अत्यधिक जांच कर रही हैं और अभियुक्तों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज की। उन्होंने चतुराई से इस बात पर जोर दिया कि ब्रिगेडियर चौहान एक महिला हैं और एक मां हैं, और इस तरह उनके तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता को कम करने की कोशिश की। मीरा देर रात तक अपने कार्यालय में अकेली बैठी फाइलों से जूझती रही। बाहर घना अंधेरा था और दूर यूनिट की चौकी की रोशनी अकेली टिमटिमा रही थी। उन्हें अचानक गहरा अकेलापन महसूस हुआ। यह न्याय के लिए एक लड़ाई थी, लेकिन यह रास्ता ऊबड़ खाबड़ और अकेला था। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह एक विशाल दीवार से टकराने वाला एक अंडा हो। क्या मैं सच में सही काम कर रही हूं? क्या मेरी जिद के कारण बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं? शायद, जैसा कि वे कहते हैं, मैं अपने बेटे की समस्या में अंधी होकर अपना विवेक खो चुकी हूं। एक पल के लिए आत्मसंदेह ने उन्हें घेर लिया। उन्हें अपने बेटे अर्जुन का पीड़ा से भरा चेहरा और अस्पताल में कमजोर पड़ा उसका शरीर याद आया। नहीं, उन्होंने अपना सिर हिलाया। यह सिर्फ उनके बेटे के लिए लड़ाई नहीं थी, यह इस देश के सभी बेटों के लिए और जिस सेना के सम्मान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उसके लिए लड़ाई थी। अगर वह यहां से पीछे हट गईं, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और एक और अर्जुन पैदा होगा। अगली सुबह मीरा को कोर कमांडर ने सीधे बुलाया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह उनके अकादमी के सीनियर थे और एक समय में उनके करीबी थे, लेकिन अब उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। वह उन प्रमुख लोगों में से एक थे जो इस मामले को चुपचाप समाप्त करना चाहते थे।
जब वह कोर कमांडर के कार्यालय में दाखिल हुईं, तो लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने उन्हें एक सख्त चेहरे के साथ स्वागत किया। ब्रिगेडियर, तुम डिवीजन में जो कुछ भी कर रही हो, आखिर तुम कहां तक जाने का इरादा रखती हो? तुम्हारी वजह से पूरी सेना में हलचल मची हुई है। यह न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत सम्मान का, बल्कि हमारी पूरी सेना की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या अब इसे समाप्त करने का समय नहीं आ गया है? मीरा बिना किसी घबराहट के आत्मविश्वास से बोली, सर, मैं सेना की प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं गिरी हुई सेना के सम्मान को फिर से स्थापित करना चाहती हूं। एक पके हुए फोड़े को ढकने से बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि यह और भी बड़ी आपदा को जन्म देती है। मैं इस समस्या का पूरी तरह से समाधान होने तक कभी पीछे नहीं हटूंगी। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, मीरा, क्या तुम अब मुझसे बगावत कर रही हो? भले ही तुम मुख्यालय से हो, लेकिन यह मेरा अधिकार क्षेत्र है। तुरंत टास्क फोर्स को भंग करो और मामले को सैन्य अभियोजक को सौंपकर इससे दूर हो जाओ। यह एक आदेश है। मीरा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, सर, मैं एक सैनिक के रूप में आदेश का पालन करती हूं, लेकिन यह मामला मेरे विवेक से जुड़ा है। यदि आप आधिकारिक तौर पर टास्क फोर्स को भंग करने का आदेश देते हैं, तो मैं उस आदेश का पालन करूंगी, लेकिन साथ ही मैं इसी क्षण अपनी वर्दी उतार दूंगी और एक नागरिक के रूप में इस लड़ाई को जारी रखूंगी, और मैं अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज और सबूत दुनिया के सामने प्रकट कर दूंगी। कौन सा रास्ता हमारी सेना के सम्मान को ज्यादा धूमिल करेगा, इसका फैसला जनता करेगी। उनकी बातों में एक दृढ़ता थी। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह ने मीरा की आंखों में पढ़ा कि वह केवल खोखली बातें नहीं कर रही थीं, वह वास्तव में अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थीं। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। अंत में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। ठीक है, तुम्हारी जिद को कौन तोड़ सकता है, लेकिन याद रखना, इस मामले की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और बहुत ज्यादा खून खराबा मत करना। सेना को भी तो जीवित रहना है। उनकी आवाज में निराशा के साथ साथ थोड़ी चिंता भी थी। कोर कमांडर के कार्यालय से बाहर आकर मीरा ने एक बार फिर अपने संकल्प को मजबूत किया। बाहरी दबाव और प्रतिरोध जितना बढ़ता, उनकी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत होती गई। उन्होंने टास्क फोर्स के सदस्यों को बुलाकर और भी गहन जांच के निर्देश दिए। विशेष रूप से उन्होंने अपराधियों की आदतन मारपीट और दुर्व्यवहार को साबित करने वाले भौतिक साक्ष्य जुटाने पर पूरा जोर दिया। बंद गोदामों और शौचालयों की विस्तृत फॉरेंसिक जांच की गई और सैनिकों के मेडिकल रिकॉर्ड, परामर्श रिकॉर्ड और अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड का भी विश्लेषण किया गया। इस प्रक्रिया में यह पता चला कि हवलदार भीम सिंह का पहले भी एक अन्य यूनिट में इसी तरह की समस्या के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का रिकॉर्ड था, लेकिन उसे हल्की सजा देकर और चुपचाप तबादला करके मामले को रफा दफा कर दिया गया था। इसके अलावा यह भी सबूत मिले कि सूबेदार मेजर प्रकाश यादव नियमित रूप से कुछ सैनिकों के माता पिता से पैसे या उपहार लेते थे। भ्रष्टाचार की जड़ें उम्मीद से ज्यादा गहरी और व्यापक थीं। मीरा ने इन सभी तथ्यों को दर्ज किया और सबूत के रूप में संरक्षित किया। वह नहीं जानती थीं कि यह लड़ाई कितनी लंबी और कठिन होगी, लेकिन उन्होंने कभी हार न मानने की कसम खाई। उनका अकेला निर्णय कई प्रतिरोधों से टकराया, लेकिन साथ ही यह सच्चाई की ओर एक दीपक बनकर अंधेरे को रोशन कर रहा था। टास्क फोर्स की अथक जांच, तलाशी और निर्णायक गवाहियों के साथ अपराधियों और उनके संरक्षकों की झूठी रक्षा दीवारें धीरे धीरे ढहने लगीं। विशेष रूप से जब हवलदार भीम सिंह के पिछले अनुशासनात्मक रिकॉर्ड और सूबेदार मेजर प्रकाश यादव के रिश्वतखोरी के सबूत सामने आए, तो वे मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत हिल गए। सैन्य पुलिस की गहन पूछताछ के दौरान सबसे पहले नायक मनोज वर्मा टूट गया। उसने रोते हुए स्वीकार किया कि उसने केवल हवलदार सिंह के आदेशों का पालन किया था और नायक राकेश कुमार के साथ मारपीट में शामिल होने की बात कबूल कर ली। उसके कबूलनामे ने नायक राकेश कुमार को भी तोड़ने का काम किया। हवलदार भीम सिंह अंत तक आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन उसके बैरक से मिली एक डायरी जिसमें पीड़ित सैनिकों के नाम और उन्हें परेशान करने के तरीके लिखे थे, कई सैनिकों की एक जैसी गवाहियां और अर्जुन के शरीर पर मिले बेल्ट बकल के निशान जैसे निर्णायक सबूतों के सामने आने पर वह अंततः निराश हो गया। सूबेदार मेजर प्रकाश यादव ने रिश्वतखोरी के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया,
लेकिन वह यह स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया कि वह सैनिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में जानता था। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया। कंपनी कमांडर कैप्टन राहुल मेहरा ने भी अपनी कमान की लापरवाही और ढीले रवैये पर गहरा अफसोस जताते हुए पूरी जिम्मेदारी लेने का बयान दिया। सैन्य अभियोजक ने टास्क फोर्स से प्राप्त व्यापक सबूतों और पीड़ितों के बयानों के आधार पर हवलदार भीम सिंह, नायक राकेश कुमार और नायक मनोज वर्मा को विशेष हमला, जबरदस्ती, अधिकार का दुरुपयोग और दुर्व्यवहार जैसे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। सूबेदार मेजर प्रकाश यादव को कर्तव्य की उपेक्षा और कुछ रिश्वतखोरी के आरोपों में और कैप्टन राहुल मेहरा को कर्तव्य की उपेक्षा के आरोप में गैर जमानती धाराओं में आरोपित किया गया। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया और डिवीजन कमांडर मेजर जनरल प्रताप सिंह को भी कमान की जिम्मेदारी के तहत रक्षा मंत्रालय से कड़ी चेतावनी मिली। मुकदमा तेजी से चला। सैन्य अदालत ने राष्ट्रीय हित और मामले की गंभीरता को देखते हुए अभूतपूर्व रूप से एक सार्वजनिक मुकदमा चलाया। अदालत में पीड़ित सैनिकों की सिसकियां और अपराधियों का देर से आया पछतावा गूंज रहा था। ब्रिगेडियर मीरा चौहान हर सुनवाई में उपस्थित रहीं और न्याय की प्रक्रिया को अंत तक देखती रहीं। अर्जुन मनोवैज्ञानिक उपचार से काफी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी अदालत में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बजाय उसकी पीड़ा और भावनाओं को व्यक्त करने वाला एक हल्फनामा प्रस्तुत किया गया। अंतिम फैसले में हवलदार भीम सिंह को 5 साल की कैद और नायक राकेश कुमार और नायक मनोज वर्मा को क्रमशः 2 साल 6 महीने और 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई और उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। सूबेदार मेजर प्रकाश यादव को 1 साल की कैद और 2 साल की परिवीक्षा पर रिहा किया गया और कैप्टन राहुल मेहरा को जुर्माना लगाकर अपमानजनक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। कानून ने न्यूनतम न्याय तो किया, लेकिन पीड़ितों के घाव और पूरी सेना में फैले अविश्वास को आसानी से भरना संभव नहीं था। लेकिन ब्रिगेडियर मीरा चौहान की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। टास्क फोर्स ने इस घटना के आधार पर XX डिवीजन और आगे बढ़कर पूरी सेना की बैरक संस्कृति में मौलिक सुधार के लिए ठोस नीतिगत प्रस्ताव दिए। लोकपाल प्रणाली का पूर्ण कार्यान्वयन और बाहरी ऑडिट को मजबूत करना, सेना की आंतरिक जांच प्रणाली की सीमाओं को पार करने के लिए नागरिक विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र लोकपाल प्रणाली शुरू करने और बाहरी लेखा फर्मों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा नियमित यूनिट ऑडिट को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया। विशेष निगरानी वाले सैनिकों की प्रबंधन प्रणाली में पूर्ण सुधार, मौजूदा कलंक लगाने वाली प्रबंधन प्रणाली से हटकर पेशेवर परामर्शदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि करने और मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान सैनिकों के लिए गुमनामी सुनिश्चित करने वाली सक्रिय परामर्श और उपचार सहायता प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की। बैरक स्वायत्त समिति को सक्रिय करना और सैनिकों के बीच आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना, सैनिकों को खुद अपने बैरक के नियम बनाने और स्वायत्त रूप से समस्याओं का समाधान करने वाली स्वायत्त समितियों को सक्रिय करने और वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच एक तरफा आदेश पालन के बजाय आपसी सम्मान और देखभाल की संस्कृति स्थापित करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम विकसित किए। अधिकारियों के चयन और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, नेतृत्व क्षमता के साथ साथ मानवाधिकार संवेदनशीलता, सहानुभूति और नैतिक चेतना को अधिकारियों के चयन और पदोन्नति मूल्यांकन में मुख्य मानदंड के रूप में शामिल करने और अधीनस्थों द्वारा मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रस्ताव दिया। पीड़ित केंद्रित सिद्धांत की स्थापना और द्वितीय क्षति की रोकथाम, सभी मामलों की प्रक्रिया में पीड़ित की आवाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और पीड़ित को होने वाली किसी भी प्रकार की द्वितीय क्षति, बहिष्कार, नुकसान, झूठी अफवाहें को रोकने और अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए नए नियम बनाए गए। ये प्रस्ताव शुरू में बहुत प्रतिरोध और विरोध का सामना कर रहे थे, लेकिन जब सिपाही अर्जुन सिंह का मामला मीडिया के माध्यम से सामने आया और राष्ट्रीय आक्रोश और सैन्य सुधार की जोरदार मांग उठी, तो रक्षा मंत्रालय भी इसे और नजरअंदाजा नहीं कर सका। ब्रिगेडियर मीरा चौहान के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स के प्रस्तावों को काफी हद तक स्वीकार कर लिया गया और वे पूरी सेना की बैरक संस्कृति सुधार नीति के रूप में साकार होने लगे। समय बीत गया, अर्जुन लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसका PTSD का इलाज भी
सफलतापूर्वक समाप्त हो गया, जिससे उसकी मुस्कान लौट आई। उसने अपनी मां की इच्छा के अनुसार रक्षा मंत्रालय में सेवा के लिए अनुपयुक्तता की समीक्षा के लिए आवेदन किया और समीक्षा पास करने के बाद उसे चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया गया। सेवानिवृत्ति के दिन अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां, शुरू में मैं सेना और दुनिया से बहुत नाराज और डरा हुआ था, लेकिन आपकी लड़ाई को देखकर और जिन लोगों ने मेरी मदद की उन्हें देखकर मैंने महसूस किया कि अंधेरा जितना गहरा होता है, एक छोटी सी रोशनी उतनी ही ज्यादा चमकती है। मैं भी अब किसी के लिए ऐसी ही एक छोटी सी रोशनी बनना चाहता हूं। मीरा ने अपनी नम आंखों से अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद बेटा, तुमने इतनी अच्छी तरह से इसका सामना किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मत भूलना, दुनिया का कोई भी अंधेरा न्याय के लिए साहस और एकजुटता की ताकत को नहीं हरा सकता। तुमने जो दर्द सहा है वह इस देश के दूसरे बेटों के साथ दोबारा न हो, इसके लिए मां यहीं रहकर लड़ती रहेगी। ब्रिगेडियर मीरा चौहान ने इसके बाद भी सेना के भीतर अनुचित व्यवहार को खत्म करने और बैरक संस्कृति में सुधार के लिए अपने प्रयास जारी रखे। उनका रास्ता अभी भी कठिन था और उन्हें अदृश्य प्रतिरोध से लड़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह पहली महिला स्टार रैंक अधिकारी के खिताब से ज्यादा एक न्यायप्रिय सैनिक और एक दयालु कमांडर के रूप में याद किए जाने की उम्मीद के साथ चुपचाप अपने रास्ते पर चलती रहीं। उस दिन का अपमानजनक अनुभव, जब उन्हें मुख्य द्वार पर आंटी नागरिक युद्ध वर्दी पहनकर नहीं घूम सकते कहा गया था, अब उनके लिए एक दर्दनाक घाव नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था जो उन्हें अपने मूल सिद्धांतों को न भूलने और लगातार आत्मनिरीक्षण करते हुए आगे बढ़ने की शक्ति देता था। ब्रिगेडियर मीरा चौहान द्वारा बोए गए बदलाव के बीज भले ही धीमी गति से, लेकिन भारतीय सेना में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आशा के अंकुर उगा रहे थे। उन्होंने जो तोड़ा था वह केवल एक यूनिट की गलत प्रथाएं या कुछ भ्रष्ट सैनिक नहीं थे। यह हमारे समाज में गहराई से जमी हुई एक पुरानी और हिंसक मानसिकता का टॉवर था, और उस मलबे पर ही सच्चे सम्मान और मानवाधिकार जैसे मूल्यों की नींव रखी जा सकती थी। एक लहूलुहान बेटे को देखकर रोने वाली एक मां का गुस्सा अंततः एक महान क्रांति की शुरुआत का संकेत देने वाली एक छोटी लेकिन शक्तिशाली चिंगारी बन गया, ताकि अनगिनत बेटे एक स्वस्थ सेना में सम्मान के साथ सेवा कर सकें। उनकी लड़ाई अभी भी जारी थी, लेकिन उसके अंत में निश्चित रूप से एक उज्जवल कल का इंतजार था।